गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 28 फरवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट विच इंस्टीट्यूट। इंडिया का सबसे पहला यानी कि इंडिया का इनॉग्रल गति शक्ति रिसर्च चेयर हाल ही में कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर स्टैब्लिश हो चुका है, आपको ये बताना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज अलॉन्ग विथ IIM शिलोंग, इन्होंने मिलके फोर्सेस को ज्वाइन किया टू स्टैब्लिश इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर। कहाँ पे? IIM शिलोंग में। ठीक है, तो ये जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है, इसका एम है कि हम अपने एकेडमिक रिसर्च को बूस्ट कर सकें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स में, और इसमें स्पेसिफिक फोकस रहेगा हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की तरफ। इस इनिशिएटिव का बेसिक एम है कि हम अपने स्टूडेंट्स को एम्पावर करें लॉजिस्टिक रिलेटेड फील्ड्स में बाय फॉस्टरिंग स्किल डेवलपमेंट और उनके लिए कुछ नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज IIM शिलोंग। चलिए कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं जो फर्स्ट इन न्यूज के तौर पे सामने आए। रिसेंटली विच स्टेट पुलिस फोर्स बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू यूटिलाइज द ड्रोन्स फॉर लॉन्चिंग द टीयर गैस। हाल ही में कौन से स्टेट की पुलिस फोर्स ने पहली बार यूटिलाइज किया ड्रोन्स को टीयर गैस को लॉन्च करने के लिए? तो यहाँ पे आंसर है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की स्टेट पुलिस फोर्स ने ये किया था ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस इज लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट। इंडिया की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस लॉन्च कर दी गई है उत्तराखंड स्टेट में। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट हेल्ड। ये समिट कुछ दिनों पहले हुई थी गुवाहाटी असम में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल हैव द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी। और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो दुनिया की सबसे पहली एयर टैक्सी कौन लॉन्च करेगा? आंसर है दुबई। ठीक है, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी इनॉग्रेटेड। इंडिया का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी इनॉग्रेट हो रहा है हैदराबाद में। फिर लास्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट आवर UPI पेमेंट सिस्टम। हाल ही में फ्रांस पहली यूरोपियन कंट्री बन चुकी है जिसने कि एक्सेप्ट कर लिया है हमारे UPI पेमेंट सिस्टम को। इसके अलावा कौन सी और दो कंट्रीज हैं जहां पे UPI इंस्टॉल हो चुका है? पहला है श्रीलंका और सेकंड है मॉरिशस। ठीक है, हाल फिलहाल यहाँ पे हमारा UPI एक्सेप्ट हो चुका है। नेक्स्ट है, गुजराई सोलर पावर स्टेशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। गुजराई सोलर पावर स्टेशन जो कि आजकल चर्चे में है, ये कौन से स्टेट में लाई करता है, आपको ये बताना है। तो स्टेट रन SJVN फुल फॉर्म क्या होता है? सतलुज जल विद्युत निगम। इन्होंने अचीव की है कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को फ्रॉम इट्स 50 मेगावाट गुजराई सोलर पावर स्टेशन इन कानपुर देहात इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है SJVN अपने रिन्यूएबल आर्म SGEL की हेल्प से, और इसके लिए कितनी लागत पड़ेगी? 281 करोड़ रुपीस। ठीक है, अभी ऑपरेशनल हो चुकी है। तो SJVN की टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी फिलहाल है 2277 मेगावाट इन अक्रॉस 10 पावर स्टेशंस। और गुजराई स्टेशन की बात करें तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जनरेट करेगा 107 मिलियन यूनिट्स पहले साल में, और क्यूमुलेटिव एनर्जी जनरेशन इसका रहेगा 2477 मिलियन यूनिट्स अगले 25 सालों में। ठीक है, तो इसके साथ एनुअल रेवेन्यू कितना जनरेट करेगा? ये ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि 32 करोड़ रुपीस एनुअल रेवेन्यू ये जनरेट करेगा। फाइन, तो गुजराई सोलर पावर स्टेशन कहाँ पे लाई करता है? आंसर है उत्तर प्रदेश। इसी के साथ हमारा कीवर्ड आज रहेगा लोकेटेड। और चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। पहला क्वेश्चन है, कीरू हाइडल प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। कीरू हाइडल प्रोजेक्ट लाई करता है जम्मू एंड कश्मीर में। लफनीक लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये लेक आपको मिल जाएगी आयरलैंड कंट्री में। पोलमुडी हिल्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये हिल्स हैं केरला स्टेट के अंदर। बारसिंगसार सोलर पावर प्लांट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। आंसर इज राजस्थान। रोलापड्डू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आंध्र प्रदेश में। और लास्ट है महमूदिया वेटलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये वेटलैंड लाई करता है रोमानिया में। और कुछ दिनों पहले ये वेटलैंड किस वजह से न्यूज में आया था? क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटीज चाहते हैं कि इसको कंजर्वेशन स्टेटस मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ लोकेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, What was India's ranking in the global cybercrime report for the year 2023? और ये 5 स्टार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है।
इंडिया की रैंकिंग क्या रही ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट में फॉर द ईयर 2023। तो एज पर दिस रिपोर्ट इंडिया जो है वो 80th मोस्ट टारगेटेड कंट्री है वर्ल्ड वाइड इन टर्म्स ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, फर्दर इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 34% ऑफ इंडियन यूजर्स ऐसे हैं जिनको कि लोकल थ्रेट्स ने टारगेट किया इस साल में, और इसी के साथ 74 मिलियन इंसिडेंट्स हमें साइबर क्राइम के देखने को मिले 2023 में। और इंडिया का नेशनल साइबर क्राइम रेट है 129 पर 100,000 सिटीजन्स। ठीक है, यानी कि 100,000 सिटीजन्स में 129 लोग जो हैं वो साइबर क्राइम से अफेक्टेड होते हैं। और थर्ड क्वार्टर ऑफ 2023 में अगर हम बात करें सिर्फ इसी क्वार्टर में, तो इंडिया की रैंक 10th थी ग्लोबली फॉर डेटा ब्रीचेस, और इसी के साथ 3,69,000 अकाउंट्स जो हैं वो लीक हुए थे। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर क्या है ये उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। आपसे बस इंडिया की रैंक पूछी जा सकती है ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट में, तो आंसर इज 80th पोजीशन। यहाँ पे चलिए कुछ रैंकिंग्स और इंडिसेस रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 85th। What is the rank of India in the World Bank's Logistics Performance Index Report 2023? सबसे पहले याद रखिएगा कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक, और इसमें इंडिया की रैंक थी 38th। What is the rank of India in the Corruption Perceptions Index 2023? इसमें इंडिया की रैंक थी 93, और इसमें कितनी कंट्रीज को एनालाइज किया गया था, तो 180 कंट्रीज को। टॉप 3 कंट्रीज की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले प्लेस पे था डेनमार्क, यानी कि यहाँ पे सबसे कम करप्शन पाया गया। सेकेंड पे था फिनलैंड और थर्ड पे था न्यूजीलैंड। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। पहली बार एक वुमेन जो है वो सूबेदार बनी है इंडियन आर्मी में, और इनका नाम है प्रीति रजक। ये वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। According to the Global Firepower GFP 2024 Annual Report, what is the rank of India among the world's most powerful militaries? दुनिया की जो सबसे ताकतवर मिलिट्रीज हैं उसमें इंडिया की रैंक है 4th। और अगर हम बात करेंगे टॉप 3 की, यानी कि इंडिया से पहले कौन सी कंट्रीज हैं, तो फर्स्ट है यूएस की मिलिट्री सबसे पावरफुल है, सेकंड पे है रशिया इसमें, और थर्ड पे है चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। काली टाइगर रिजर्व कहाँ पे लाई करता है, आपको ये बताना है। सबसे पहले बात करते हैं ये टाइगर रिजर्व किस वजह से न्यूज में आया, क्योंकि 40 स्पॉटेड डियर को रिलोकेट कर दिया गया है फ्रॉम दिस मैसूर जू टू दिस काली टाइगर रिजर्व। और ये जो स्पॉटेड डियर हैं ये नेटिव होते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, और ज्यादातर ये इंडियन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो ये इनहैबिट करते हैं सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट में। इनकी लाइफ स्पेन 20 to 30 ईयर्स तक होती है, 35 इंचेस के लगभग होते हैं, और इनका वेट 187 पाउंड्स तक होता है। ठीक है, तो ये ज्यादातर आपको हर्ड्स में देखने को मिलेंगे, 10 to 50 इंडिविजुअल्स का हर्ड होता है। और एक खास बात क्या है कि IUCN रेड लिस्ट में इनकी कैटेगरी क्या है, ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो 2 बातें याद रखिएगा, काली टाइगर रिजर्व कहाँ है, आंसर इज सी ऑप्शन, कर्नाटका। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्पॉटेड डियर का IUCN स्टेटस क्या है, तो आंसर इज लीस्ट कंसर्न। फाइन, चलिए कुछ टाइगर रिजर्व्स की लोकेशन याद कर लेते हैं। बिलीगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये टाइगर रिजर्व आपको कर्नाटका में मिल जाएगा। द उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व दैट वाज रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये टाइगर रिजर्व लाई करता है छत्तीसगढ़ में। अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, विच स्टेट लेड इन टाइगर डेथ्स इन 2023। एज पर दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा टाइगर डेथ्स हमें महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिले हैं 2023 में। राजाजी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी, ये उत्तराखंड में है। सटकोशिया टाइगर रिजर्व दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज इन विच इंडियन स्टेट, ये आपको मिल जाएगा उड़ीसा स्टेट में। और लास्ट है, रिसेंटली विच टाइगर रिजर्व हैज गॉट द टाइटल ऑफ इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। इंडिया का सबसे पहला डार्क स्काई पार्क डिक्लेयर हो चुका है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व ज्यादातर इसका हिस्सा मध्य प्रदेश में लाई करता है, लेकिन हालांकि ये महाराष्ट्र में भी है, तो कभी कभी आंसर आपका महाराष्ट्र भी हो जाता है, क्योंकि जो इसकी बाउंड्रीज हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा महाराष्ट्र में लगती हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली वेयर वॉज द 11th बायलैटरल कंस्यूलर डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड द यूएस हेड। ये कहाँ पे हुआ है आपको ये बताना है। तो जो 11th बायलैटरल कंस्यूलर डायलॉग था बिटवीन इंडिया एंड यूएस, ये हाल ही में नई दिल्ली के अंदर हुआ है। इंडियन डेलीगेशन को लीड किया है डॉक्टर KJ श्रीनिवासा ने, और इस डायलॉग का पर्पस क्या है, कॉपरेशन को मजबूत करना बिटवीन द 2 कंट्रीज ऑन कंस्यूलर इश्यूज। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टॉपिक्स इंक्लूडेड थे डिस्कशन के लिए, जैसे कि एक्स्ट्राडिशन है,
मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड द प्रोफेशनल्स, इसके अलावा सेफ एंड लीगल माइग्रेशन वगैरह टॉपिक था इसका, और साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये सारी चीजें इसकी टॉपिक थे। तो बस आपको वेन्यू याद रखना है कि जो 11वां एडिशन था बायलैटरल कॉन्सुलर डायलॉग का बिटवीन इंडिया एंड यूएस, ये कहाँ पे हुआ है, तो आंसर इज ए ऑप्शन, न्यू दिल्ली। चलिए कुछ वेन्यू रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। द फर्स्ट एवर महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो इज रिसेंटली होस्टेड इन विच इंडियन सिटी। तो जो पहला महाराष्ट्र का MSME डिफेंस एक्सपो था, ये महाराष्ट्र की कौन सी सिटी में हुआ है, आपको ये बताना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पुणे सिटी। और लगभग 500 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन द डिफेंस सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सपो के दौरान। इसको ऑर्गेनाइज किया था स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, और इसको इनॉग्रेट किया यहाँ के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने। इस इवेंट के थ्रू प्रोडक्ट्स को शोकेस किया गया जो कि डेवलप किए गए थे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए बाय दीज एंटरप्राइजेस। इस एक्सपो के थ्रू हमने हाईलाइट किया ग्रोइंग कंट्रीब्यूशन ऑफ MSMEs टू द डिफेंस इंडस्ट्री को, जिससे कि इनोवेशन फॉस्टर हो सके और कोलैबोरेशन बढ़ सके इस रीजन में। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि ये पहला एक्सपो था महाराष्ट्र का, और ये कहाँ पे हुआ है, पुणे सिटी में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 इज रिसेंटली होस्टेड बाय विच कंट्री। ये किस कंट्री ने हाल ही में होस्ट किया है, आपको ये पूछ रहा है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा स्पेन कंट्री। ठीक है, तो ये जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है, इससे एनुअली यूनाइट किया जाता है मोबाइल इंडस्ट्रीज को फॉर नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन। तो 2024 में GSMA जो कि एक ग्लोबल एसोसिएशन है फॉर मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स, इन्होंने इस इवेंट को होस्ट किया स्पेन में, और ये एक सिटी है जो कि जानी जाती है अपना कल्चरल हेरिटेज और इनोवेशन के लिए। ठीक है, तो इस गैदरिंग के थ्रू एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है फॉर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स टू कनेक्ट एंड कोलैबोरेट, जहां पे लेटेस्ट एडवांसमेंट को शोकेस किया जाता है मोबाइल टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, साथ ही ग्लोबल कॉपरेशन को फॉस्टर किया जाता है विद इन द डायनेमिक मोबाइल इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्पेन कंट्री। Which country is hosting the 5th edition of International गीता महोत्सव 2024? इसका 5वां एडिशन इस साल श्रीलंका होस्ट कर रहा है। Which country recently hosted the Ukraine Reconstruction Conference? Your answer is Japan. और लास्ट है which city is the host of India International Science Festival 2023? इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? आंसर है फरीदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट है which day is celebrated as the Central Excise Day in India? Central Excise Day हम कब मनाते हैं? आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन 24 फरवरी। इसके थ्रू हम कमेमोरेट करते हैं द 1944 इनैक्टमेंट ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट, और इस डे के थ्रू जो टैक्स का ऑब्लिगेशन है उसके बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं फॉर द सिटीजन्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेशनल डेवलपमेंट के लिए। और 2024 में गवर्नमेंट फोकस कर रहा है बहुत ज्यादा कि वो इंडिया के टैक्स सिस्टम को मॉडर्नाइज कर सके और यूजर फ्रेंडलीनेस को प्रायोरिटाइज किया जाए टू एडवांस द नेशंस गोल्स। फाइन, तो सेंट्रल एक्साइज डे एक टाइमली रिमाइंडर के तौर पे सामने आता है जिसमें कि हम जो कंप्लायंस है फॉर कलेक्टिव प्रोग्रेस उसको हम प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेट होता है 24 फरवरी को। चलिए कुछ डेज देख लेते हैं कब कब मनाए जाते हैं, कौन से दिन। फरवरी की यहाँ पे बात करेंगे। विच डे सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 21 फरवरी को। विच डे सेलिब्रेटेड एज द ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे? इसको हम हर साल मनाते हैं 17 फरवरी को। Which day is celebrated as the World Hippo Day? World Hippo Day होता है 15 फरवरी को। When is the National Women's Day observed every year in India? National Women's Day हम मनाते हैं 13 फरवरी को। और लास्ट है when is the World Unani Day observed every year? इसको हम मनाते हैं 11 फरवरी को। ठीक है, Recently, which country became the first Asian country to ratify ILO Convention to end the workplace violence and harassment? कौन सी कंट्री पहली एशियन कंट्री बन चुकी है जिसने कि ILO कन्वेंशन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन को रेटिफाई किया है, जिससे कि वो अपने यहाँ के जो वर्क प्लेस वायलेंस और हरासमेंट की कंडीशंस हैं उनको एंड कर सके? यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज फिलीपींस। फिलीपींस ने ये हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बीइंग द फर्स्ट एशियन कंट्री जिसने रेटिफाई किया वायलेंस एंड हैरेसमेंट कन्वेंशन 2019 को बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो इनका सिग्निफिकेंट स्टेप है, इससे एड्रेस होंगे वर्क प्लेस के वायलेंस ग्लोबली, और इसी के साथ नेशन का कमिटमेंट दिखता है कि किस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं सेफ और रिस्पेक्टफुल वर्क एनवायरनमेंट फॉस्टर करने का। और इस रेटिफिकेशन के साथ फिलीपींस ने ज्वाइन किया है 37 और नेशंस को इन स्टैंडिंग अगेंस्ट द वर्क प्लेस वायलेंस एंड हरासमेंट। इसी के साथ ये एक इनका क्रूशल माइलस्टोन रहेगा इन द परस्यूट ऑफ सेफर वर्क प्लेसेस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो हाल ही में फिलीपींस पहली एशिया की कंट्री बन चुकी है जिसने ILO कन्वेंशन को रेटिफाई किया है टू एंड द वर्क प्लेस वायलेंस एंड हरासमेंट।
चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज फर्स्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट द कान कंप्लीटेड इट्स मेडन फ्लाइट। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा टर्की, और टर्की की पहली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है ये, जिसका नाम है द कान। इसने अपनी मेडन फ्लाइट हाल ही में कंप्लीट की है इन द अंकारा। ठीक है, तो ये 13 मिनट्स की फ्लाइट थी, जिसमें कि ये पहुंच गई थी 8000 फीट पे, और ये बेसिकली एक तरह का ट्विन इंजन है, ऑल वेदर फाइटर जेट है, जिसको कि डेवलप किया है तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एंड BAE सिस्टम ने। इसको डिजाइन किया गया है ताकि ये रिप्लेस कर सके तुर्किश एयरफोर्स के F-16 फाइटिंग फैल्कन एयरक्राफ्ट को, और फिर इनको अदर कंट्रीज को भी सेल करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कान नाम का जो पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, ये किस कंट्री का है? आंसर इज टर्की। Recently, which country was removed from the financial crime watch list of Financial Action Task Force? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आंसर है UAE। UAE को रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम द FATF की ग्रे लिस्ट। और FATF की बात करें तो ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सेट करता है इलिसिट फाइनेंस को कॉम्बैट करने के लिए। और FATF ने UAE को प्लेस किया था अंडर द क्लोजर स्क्रूटिनी इन 2022, जहाँ पे जो रिस्क है मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का उसको हाईलाइट किया गया था। और बाद में FATF ने बताया है कि UAE ने बहुत सारे सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए, और यही रीजन है कि अब इनको इस लिस्ट से हटाया जा रहा है। ठीक है, तो फरवरी 2024 तक की अगर हम बात करें तो 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि FATF की ब्लैक लिस्ट में है। इसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया, सेकेंड कंट्री यहाँ पे है ईरान, और थर्ड है म्यांमार। ठीक है, Recently, which country has become the 119th country to join the International Solar Alliance? माल्टा बन चुकी है 119th कंट्री जिसने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। हेडक्वार्टर्स इसका लाई करता है गुरुग्राम हरियाणा में। Recently, which country conducted a direct ascent anti-satellite test by destroying an old satellite? यहाँ पे आंसर है रशिया। रशिया ने टेस्ट कंडक्ट किया था, लेकिन ऑब्वियसली USA को पसंद नहीं आया और USA ने काफी इसको क्रिटिसाइज किया है। Recently, which country's instant payment platform ANI was linked with India's UPI? हाल ही में UAE का जो इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ANI, उसको इंडिया के UPI के साथ लिंक करवा दिया गया है। कालिया स्कीम, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? ये कौन से स्टेट की स्कीम है आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज ओडिशा। किस वजह से ये स्कीम चर्चे में आई? क्योंकि ओडिशा ने इसको 3 और सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, और इस इनिशिएटिव का बेसिक पर्पज है फाइनेंशियली सपोर्ट करना स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, जिसमें कि शेयर क्रॉपर्स और टेनेंट फार्मर्स भी हमारे आते हैं, और इसको किया जा रहा है थ्रू डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर। इस स्कीम को सिंक्रोनाइज किया गया विथ PM किसान, जहां पे प्रोवाइड किया जाता है एक कंबाइंड एनुअल बेनिफिट ऑफ 10,000 रुपीज टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिसमें कि 6,000 रुपए होते हैं फ्रॉम PM किसान और रेस्ट 4,000 रुपए होते हैं फ्रॉम द कालिया स्कीम। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं इसके, जैसे कि जो भी कालिया की स्कीम के बेनिफिशरीज हैं उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, और चिल्ड्रन और लाइवलीहुड पैकेजेस दिए जाते हैं फॉर लैंडलेस हाउस होल्ड। ठीक है, तो कालिया स्कीम कौन से स्टेट से रिलेटेड है? आंसर इज ओडिशा। किस वजह से चर्चे में आई? क्योंकि ओडिशा ने इसको 3 और सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया है। फाइन, चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट द क्रूज सर्विस फ्रॉम स्टैच्यू ऑफ वननेस टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? ये क्रूज सर्विस स्टार्ट करी है मध्य प्रदेश ने फ्रॉम स्टैच्यू ऑफ वननेस टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सम्मा कम्मा सरलम्मा जतरा ट्राइबल फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आंसर इज तेलंगाना। मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? ये योजना है हिमाचल प्रदेश की। आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। Which state government has officially declared the काजी नींबू citrus lemon as a state fruit? हाल ही में असम ने डिक्लेयर किया है काजी नींबू को अपना स्टेट फ्रूट। नेक्स्ट है, शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? ये प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे लाई करता है आपको ये बताना है। तो जो कंप्लीशन है शाहपुर कांडी बैरेज का ऑन द पंजाब जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर, इसकी वजह से वाटर का फ्लो रुक गया है फ्रॉम द रिवर रावी टू पाकिस्तान, और ये लोकेटेड है डाउन स्ट्रीम पे फ्रॉम द रंजीत सागर डैम। इसका बेसिक एम है पावर को जनरेट करना पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है पंजाब गवर्नमेंट का इरिगेशन डिपार्टमेंट,
और इसमें 55.5 मीटर्स का एक हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम स्टैब्लिश किया जाएगा और साथ ही 7.7 किलोमीटर्स का एक लॉन्ग हाइडल चैनल बनाया जाएगा। ठीक है, साथ ही 2 हेड रेगुलेटर्स होंगे इसके और 2 पावर हाउसेज होंगे और टोटल इसकी आउटपुट कैपेसिटी होगी 206 मेगावाट। ठीक है, तो शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे लोकेटेड है? योर आंसर इज रावी रिवर। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन रिवर से रिलेटेड है, चलिए कुछ रिवर्स देख लेते हैं जो आजकल न्यूज में आई थी। पहला है स्टैचू ऑफ यूनिटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? स्टैचू ऑफ यूनिटी सब जानते हैं कि नर्मदा रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये 182 मीटर्स टॉल स्टैचू है जो कि डेडिकेटेड है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को और ये स्टैंड करती है ऑन साधु बेट आइलैंड इन द स्टेट ऑफ गुजरात और इसको कंस्ट्रक्ट किया है लार्सन एंड टूब्रो ने। डिजाइन किसने किया है? अरविंद सुतर ने। ठीक है, तो स्टैचू के थ्रू ऑनर किया गया इंडिया के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो स्टैचू है ये लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। मालप्रभा रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? ये रिवर कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इन विच रिवर विल इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट बी लॉन्च्ड? इंडिया की पहली सोलर पावर्ड बोट को लॉन्च किया जा रहा है सरयू रिवर पे। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्लान्स टू डेवलप अ टी पार्क? आंसर इज हुगली। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि वो डेवलप करे एक टी पार्क को ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। पोंग डैम अरामसर साइट दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ की ब्यास रिवर पे। ठीक है, लास्ट है एज पर द रिसेंट रिपोर्ट व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन इंडियाज मिनरल प्रोडक्शन इन दिसंबर 2023? तो इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक इंडिया का जो मिनरल प्रोडक्शन है वो 5.1% से इंक्रीज हो चुका है दिसंबर 2023 में, अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर दिसंबर मंथ से यानी कि दिसंबर 2022 से। ठीक है, तो जो इंडेक्स है मिनरल प्रोडक्शन का फॉर द माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर दिसंबर में वो रहा 139.4 और ये 5.1% ज्यादा है अगर हम दिसंबर 2022 से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन दैट इज 5.1%। चलिए कुछ रिसेंट रिपोर्ट्स देख लेते हैं जो न्यूज में आई। पहला क्वेश्चन है रिसेंटली विच बैंक हैज रिलीज्ड द क्रिसिल स्टडी रिपोर्ट जिसका नाम है प्रभाव? प्रभाव को जारी किया था सिडबी ने। सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। Recently, who released the report titled as LNG as a transportation fuel in medium and heavy commercial vehicles? तो ये जो रिपोर्ट है इसको जारी किया था नीति आयोग और नीदरलैंड की एम्बेसी ने मिलकर। इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको जारी किया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। हेडक्वार्टर इसका लाई करता है पेरिस में। इकोनॉमिक्स ऑफ द फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर इज FSEC। फुल फॉर्म क्या है? फूड सिस्टम इकोनॉमिक्स कमीशन। Recently, which ministry has released the report titled as the Indian Economy a Review? Answer is Ministry of Finance. इन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया था। और लास्ट है फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? ये रिपोर्ट जारी की थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा। अपना रिव्यू बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट्स में डालना और जो जैसा भी आपको सेशन लगा आप वो कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Sahadsana signing off.